तो नमस्कार विद्यार्थीगण। आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी विद्यार्थी यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि वाक्य आपके सिलेबस में एक चीज है, वाक्य वाक्य भेद, वाक्य मतलब वाक्य से संबंधित प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। तो इसी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं वाक्य क्या होता है, वाक्य भेद क्या होता है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सब आपके एग्जाम में आएंगे, यहाँ से आप एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो चलिए देखते हैं। तो वाक्य वाक्य होता क्या है, वाक्य को देख लेते हैं। तो वाक्य जो होता है शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है। ठीक है, एक व्यवस्था सही व्यवस्था में रखा हुआ रहता है। लेकिन कैसे शब्द होते हैं, सार्थक शब्द होने चाहिए, यानी जो शब्द उसमें हैं उन शब्दों के अर्थ होने चाहिए। ऐसे नहीं कि निरर्थक शब्दों का समूह है तो वो वाक्य हो गया, वाक्य नहीं हुआ तब वो। ठीक है, वाक्य तभी होगा जब उसमें जो शब्द हैं, शब्द यानी पद, जब पद और शब्द में भी अंतर जान लीजिए। कोई भी शब्द जैसे अकेले कहीं आ रहा है तो उसको शब्द कहते हैं। अगर वही शब्द किसी वाक्य में आ रहा है तो उसी शब्द को पद कहा जाता है। ठीक है, पद और शब्द में यही अंतर है। पद और शब्द अलग नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। अगर अकेले कहीं आ रहा है तो उसी को शब्द कहते हैं, और वही शब्द किसी वाक्य में अगर आ गया है, वाक्य में अगर है तो उसको पद कहा जाता है। ठीक है, ये हुआ। और वाक्य कहेंगे किसे, तो देखिए वाक्य कहेंगे सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। इस वाक्य की परिभाषा अलग अलग मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी वाक्य की परिभाषा ही है, यानी सार्थक शब्दों का। शब्द रहते हैं वाक्य में लेकिन सार्थक, सार्थक का मतलब यही होता है कि जिसका अर्थ हो कुछ न कुछ, उसको सार्थक कहा जाता है। तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, समूह तो होता है, चाहे जैसे समूह कर रख देने से वाक्य नहीं हो जाता है, व्यवस्थित समूह होना चाहिए। ये भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, जैसे एक उदाहरण हम दे रहे हैं, व्यवस्थित नहीं है तो इसको वाक्य नहीं कहा जा सकता है। जैसे सुहावनी है रात, जैसे सुहावनी है रात, सुहावनी है रात, होती चांदनी, होती चांदनी। क्या ये वाक्य है? समूह तो है, समूह तो शब्दों का समूह है, पदों का समूह है, लेकिन क्या इसको वाक्य कहेंगे? ये वाक्य नहीं है। सुहावनी है रात, होती चांदनी, क्योंकि इसका ये व्यवस्थित नहीं है। क्या नहीं है? व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित नहीं है तो वाक्य नहीं है। समूह है, सार्थक शब्दों का समूह है, लेकिन व्यवस्थित समूह नहीं है, इसलिए वाक्य नहीं है। इसी को हम अगर व्यवस्था में कर दें, सही व्यवस्था में कर दें, तो ये वाक्य कहा जाएगा। जैसे चांदनी को यहाँ लाएं, चांदनी रात, सुहावनी को यहाँ लाएं, सुहावनी होती है। अब ये वाक्य हुआ कि नहीं हुआ? ये वाक्य हुआ, क्योंकि ये व्यवस्थित हो गया। चांदनी रात सुहावनी होती है। अब सही व्यवस्था में रख दिए तो इसको वाक्य कहेंगे, और ये इसकी व्यवस्था सही नहीं है तो इसको वाक्य नहीं कहेंगे। समझ में आया? कहने का मतलब व्यवस्थित
शब्दों का सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो होता है वही वाक्य होता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ से एग्जाम में, आप सीधा एग्जाम में डायरेक्ट आता है, तो इसको देखिए। वाक्य के अनिवार्य तत्व। क्या? वाक्य के अनिवार्य तत्व। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि वाक्य के अनिवार्य तत्व कितने हैं या कितने होते हैं। तो वाक्य के अनिवार्य तत्व 6 होते हैं। हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, ठीक है। अनिवार्य तत्व 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं लिख देते हैं। सार्थकता, सार्थकता, ठीक है, सार्थकता हो गया। योग्यता, आकांक्षा, आकांक्षा हो गया। और हो जाएगा निकटता, पदक्रम, निकटता। पांचवा हो गया पदक्रम। छठवां हो गया अन्वय। अब यही होते हैं 6 अंग। वाक्य के 6 अंग होते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ? सार्थकता, सार्थक, सार्थक का मतलब होता है, सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ हो। सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ होता है, कोई न कोई अर्थ हो, उसको सार्थक कहते हैं। ठीक है। ऐसा शब्द हो जिसका अर्थ हो, ऐसा शब्द ना हो कि जिसका अर्थ ही नहीं है कुछ। ठीक है। यानी सार्थकता होनी चाहिए। जो शब्द उसमें प्रयोग करेंगे वो सार्थक होना चाहिए। ठीक। सार्थक का मतलब समझ गए। जैसे जैसे हम कहें किताब, किताब हम कह रहे हैं तो ये किताब का कुछ न कुछ अर्थ है। किताब कहने से आपको समझ में आ रहा है कि हम किताब यानी बुक को कह रहे हैं, तो इसका अर्थ कुछ न कुछ है, समझ में आ रहा है कि कुछ कह रहे हैं। ठीक है। तो ये सार्थक चीज है। योग्यता, योग्यता क्या होती है? योग्यता होता है जैसे जो वाक्य में प्रयोग हो रहा है, जो वाक्य है उसका सही अर्थ होना चाहिए। सही अर्थ प्रकट करने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख दें, जैसे हम लिख दें उदाहरण के लिए चाय खाया, तो ये गलत है। इसमें योग्यता नहीं है सही अर्थ प्रकट करने की। तो सही क्या होगा? चाय पी, पी या पिया, चाहे जो भी हो, ये सही सही रहेगा। ठीक है। तो ये खाया, ये चाय खाया थोड़ी जाता है, तो इसमें अर्थ ही नहीं प्रकट हो पा रहा है। तो अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। आकांक्षा का मतलब क्या हुआ? मतलब आकांक्षा का मतलब वाक्य जो है वो पूरा होना चाहिए। जैसे पत्र लिखता है, जैसे हम उदाहरण ऐसे दे रहे हैं, पत्र लिखता है, लिखता है, तो कौन पत्र लिखता है कुछ पता नहीं है, तो ये सही नहीं है। तो होना चाहिए कोई होगा लिखने वाला। जैसे राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। अब ये सही आपका हुआ, कहने का मतलब ऐसे होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है। आकांक्षा का मतलब ये हुआ। निकटता, निकटता का मतलब जो भी आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, निकट, नजदीक होने चाहिए। एक समान दूरी होती है, वो दूरी होनी चाहिए। ठीक है। जैसे जैसे यहाँ ऊपर उदाहरण जो लिखे थे, चांदनी रात,
जैसे चांदनी रात सुहावनी होती है, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत माना जाएगा। इसमें निकटता नहीं है, ठीक है। ये यहाँ लिखने के बाद यहाँ दूरी कर दिए हैं, फिर यहाँ दूरी कर दिए हैं, तो ये निकटता नहीं हुई। तो निकटता का मतलब एक समान दूरी होती है, वैसे रहना चाहिए। जैसे चांदनी रात सुहावनी होती है, तो ये ऐसे रहेगा, चांदनी रात सुहावनी होती है, ये सही है। एक समान दूरी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर कर दिए, एक शब्द लिखने के बाद दूरी बहुत ज्यादा कर दिए, तो ये गलत है। और पद क्रम, पदों का क्रम सही होना चाहिए, ठीक है। पदों का क्रम सही होना चाहिए। पद क्रम वही जो अभी उदाहरण ऊपर दिए थे, जैसे इधर उधर कर दिए तो पद क्रम गलत हो गया। जैसे यहाँ कर दिए, जैसे सुहावनी, सुहावनी है सुहावनी है होती रात चांदनी, तो उल्टा पलटा कर दिए तो एक पदक्रम नहीं है सही। पदक्रम का मतलब सही क्रम में होना चाहिए, तभी वो वाक्य है, ठीक है। तो सही क्रम क्या है, चांदनी रात सुहावनी होती है, ये सही क्रम है। तो पदक्रम भी आपका सही रहना चाहिए। अन्वय, अन्वय का मतलब होता है मेल। क्या होता है, अन्वय का मतलब मेल होता है। यानी वाक्य में लिंग वचन पुरुष काल कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे बालक, जैसे बालक और बालिकाएं, बालिकाएं गई, बालक और बालिकाएं गई, सही है, गलत है। क्योंकि ये बहुवचन में लिखा जाता है, जब बालक और बालिकाएं दो आए तो यहाँ गई नहीं, ये किसी एक के लिए प्रयोग नहीं होगा। गई तो स्त्रीलिंग के लिए आप मतलब बालिका के लिए प्रयोग कर दिए, जब दोनों के लिए करना होगा तो गए होना चाहिए, ठीक है। बालक और बालिकाएं गए, क्या हो जाएगा, गए, ये होगा, ठीक, ये होगा, ये होना चाहिए। समझ में आया होगा आपको। तो आपको इतना ज़्यादा ध्यान ये इससे मतलब नहीं है, सिर्फ वाक्य के कितने अनिवार्य तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं, कौन कौन होते हैं, सार्थकता योग्यता आकांक्षा निकटता पदक्रम अन्वय, ठीक है। इतना बस, इससे ये तो समझाने के लिए हम इतना किए हैं, तो इतना नहीं करना है आपको। आगे चलते हैं इसके, आगे इसके चलते हैं। अब देखते हैं वाक्य, इसके आगे, ठीक है। आगे चलें, वाक्य के अंग को देखते हैं। वाक्य के अंग, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। तो वाक्य के अंग दो होते हैं। कितने अंग होते हैं, दो। एक होता है, एक होता है उद्देश्य, उद्देश्य होता है एक होता है विधेय। क्या होता है, उद्देश्य और विधेय होता है। किसको उद्देश्य कहेंगे, किसको विधेय कहेंगे, ये भी जान लीजिए। तो उद्देश्य होता है जो कुछ भी कहा जाए, जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में, जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए, कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं, ठीक। और विधेय क्या होता है,
तो विधेय वो होता है उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे क्या कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, तो देखिए उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो उद्देश्य होता है। उदाहरण जब तक नहीं देंगे तब तक नहीं समझ में आएगा आपको। उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण देखिए यहाँ पर, जैसे जैसे राम पढ़ता है, तो परिभाषा देखिए इसमें क्या है, जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए। तो किसके बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे, कौन पढ़ता है, राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम पढ़ता है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, किसके बारे में कहा जा रहा है पढ़ने के लिए, राम के बारे में। तो जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वही उद्देश्य होता है। तो राम क्या हो गया, राम हो गया उद्देश्य। दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहे, राम हो गया उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, यानी उद्देश्य कौन है, राम है, तो राम के बारे में क्या कहा जा रहा है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, यानी उद्देश्य राम है तो राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि पढ़ता है, क्या करता है, पढ़ता है। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो होता है विधेय। क्या हो गया, विधेय। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और उदाहरण देख सकते हैं आप, जैसे बहुत सारे उदाहरण, चाहे जितना उदाहरण आप देखें, उद्देश्य वही होता है जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए, किसी के बारे में जो जो बात कही जाती है, किसी के बारे में जो बात कही जाती है वो होता है, क्या होता है, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जाए कोई बात, वो उद्देश्य होता है। कौन होता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ राम के बारे में कहा जा रहा है तो राम उद्देश्य है। और राम के बारे में कहा क्या जा रहा है, जो कहा जाएगा वो विधेय हो जाता है। तो पढ़ता है कहा जा रहा है तो विधेय हो गया। ठीक है, इसी तरह से और उदाहरण देख सकते हैं। और चलो एक आध उदाहरण और देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति, क्या है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सफल होता है। ठीक है, तो क्या होता है उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए, किसके बारे में कहा जा रहा है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति, किसके बारे में, परिश्रम करने वाले व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, तो उद्देश्य हो गया। और उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है, यानी परिश्रम करने वाले व्यक्ति के बारे में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो सफल होता है। साफ साफ निकल गया। तो ये हो गया उद्देश्य आपका, और ये हो गया विधेय आपका। आप समझ गए होंगे। इसी तरह से चाहे जो भी उदाहरण हो, जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है वो उद्देश्य होता है, और क्या कहा जा रहा है उसके बारे में जो कहा जा रहा है वो विधेय होता है। बस, इसके आगे चलते हैं। अब आगे शुरू होता है, महत्वपूर्ण चीज अब आ रहा है। ये सब मतलब चाहे जहां से एग्जाम में आएगा सब महत्वपूर्ण ही है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, चाहे जहां से आ सकता है। तो चलिए देखिए, अब वाक्य के भेद देखते हैं। क्या देखते हैं, वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद दो आधारों पर कर सकते हैं आप। कितने आधार पर, दो आधारों पर। ठीक है, कितने आधार पर, दो आधार पर। एक तो अर्थ के आधार पर,
एक तो होता है अर्थ के आधार पर कर सकते हैं, अर्थ के आधार पर, और दूसरा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर 6 भेद होते हैं, इसको ध्यान में रखना है आपको। परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कितने भेद होते हैं वाक्य के अर्थ के आधार पर, तो 6 भेद होते हैं, ध्यान रखना। और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, इसको भी ध्यान रखना। रचना के आधार पर अगर पूछेगा तो 3 भेद बताना है। तो रचना के आधार पर कौन कौन भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर कौन कौन भेद होते हैं, सबको एक जगह देख लेते हैं। ठीक है, सभी को एक जगह देख लेते हैं और आपका ये वाक्य खत्म हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर पहला होता है विधानवाचक, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। पहला होता है विधानवाचक, विधानवाचक पहला होता है विधानवाचक वाक्य। दूसरा निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक। तीसरा, क्रम से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्रम चाहे जो लिखें। निषेधवाचक हो गया आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक हो गया प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। इसके बाद 5वां हो जाएगा इच्छावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक। 6वां हो जाएगा संदेहवाचक। 7वां हो जाएगा, 7वां क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक। 8वां हो जाएगा संकेतवाचक। अब सभी के बारे में समझ लेते हैं। तो पहले इसके भी प्रकार लिख देते हैं, इसके बाद समझाते हैं बढ़िया से आपको। ठीक है, तो रचना के आधार पर होता है, एक तो होता है सरल वाक्य, सरल वाक्य होता है। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य होता है। तीसरा होता है मिश्र वाक्य। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर उसके बारे में जानते हैं। विधानवाचक वाक्य क्या होता है? विधानवाचक वाक्य होता है जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उसे कहते हैं विधानवाचक। जैसे जैसे वर्षा हो रही, राम पढ़ रहा है, वह खेल रहा है। जैसे राम पढ़ रहा है, तो क्या इसमें सूचना मिल रही है कि नहीं? पढ़ रहा है, कुछ सूचना मिल रही है, तो ये हो गया विधानवाचक। आपको समझ में आ जाएगा, पूरा उदाहरण जब हम लिखेंगे तो आपको भी बता रहे हैं। निषेधवाचक वो होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें इनकार किया जाता है किसी चीज का। ठीक है, जिन वाक्यों में कार्य न होने का भाव प्रकट हो। निषेधवाचक में क्या होता है? कार्य न होने का भाव होता है। शार्ट में लिख दे रहे हैं, कार्य न होने का भाव इसमें होता है। जैसे जैसे राम पढ़ रहा है, यहाँ है तो कार्य नहीं होने का हो जाएगा, तो राम नहीं पढ़ रहा है कर दो, राम नहीं पढ़ रहा है। राम नहीं पढ़ रहा है तो यहाँ नहीं आ गया ना, तो नहीं आएगा इसमें, मतलब कार्य न होने का भाव रहेगा इस वाक्य में। किसमें? निषेधवाचक में। आज्ञा सूचक में क्या रहता है? तो आज्ञा सूचक में देख लीजिए,
जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का भाव होता है, आज्ञा सूचक उसको कहते हैं। जैसे क्या रहता है इसमें, आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, ये सब रहता है। आज्ञा, प्रार्थना अथवा उपदेश, ये सभी हो सकते हैं। तो उदाहरण देख लीजिए, जैसे आज्ञा दिया जाता है इसमें ना, तो देखो जैसे बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, तो यहाँ आज्ञा दिया जा रहा है कि बड़ों का सम्मान करो। कोई कह रहा है कि बड़ों का सम्मान करो, आज्ञा दे रहा है। या कोई कहे जाओ बाजार से सामान लाओ, तो ये भी आज्ञा दिया जा रहा है। ठीक है, तो आज्ञा सूचक में आज्ञा दिया जाएगा, प्रार्थना या उपदेश कोई देगा, आज्ञा सूचक में होगा। और प्रश्नवाचक आप जानते ही होंगे, प्रश्नवाचक शब्द आएंगे वाक्य के अंदर बीच में। जैसे इसमें प्रश्नवाचक वाक्य आएंगे, प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे इन वाक्यों के बीच में। तो जैसे जैसे क्या, जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। या इसमें जानते रहिए प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्नवाचक में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इच्छावाचक, इच्छावाचक में इच्छा प्रकट करना किया जाता है। ठीक है, इच्छा, आशीष एवं शुभकामना दिया जाता है इसमें। क्या रहता है, इच्छा, शुभकामना, शुभकामना, इच्छा, शुभकामना, आशीष, आशीष, ये चीज इसमें रहेगा इच्छावाचक में। जैसे 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 भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, उम्र दें। ठीक है, इसमें इच्छा प्रकट की जा रही है कि नहीं, भगवान आपको लंबी उम्र दे, मतलब हमारी इच्छा है कि आपको लंबी उम्र दें, तो इच्छा इसमें प्रकट हो रहा है, तो इच्छावाचक हो गया। संदेहवाचक में संदेह रहता है, इसमें संदेह रहता है। संदेह या संभावना, संदेह अथवा संभावना, संदेह या संभावना व्यक्त होती है इसमें। ठीक है, संदेह या संभावना। जैसे शाम को वर्षा हो सकती है, शाम को वर्षा हो सकती है, तो संभावना व्यक्त कर रहे हैं, संभावना है कि वर्षा हो सकती है, जरूरी नहीं कि हो ही जाए, तो संदेह है होगा कि नहीं होगा। ठीक है, संभावना बन रही है कि हो सकता है। और विस्मयादिवाचक वाक्य, इसमें विस्मयादि में होता है क्या, विस्मयादि बोधक चिन्ह को आप ध्यान रखेंगे, दुनियादारी से मतलब नहीं है। विस्मयादि बोधक ए वाला चिन्ह मिल जाएगा आपको, ए वाला चिन्ह मिल जाएगा। अगर ए चिन्ह दिख जाए तो आप विस्मयादि बोधक तुरंत लगा देना। जैसे जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो देखिए वाह के बाद ए वाला चिन्ह आ गया कि नहीं आ गया, ए चिन्ह ध्यान रखना, ये आ जाएगा विस्मयादि बोधक में। और संकेतवाचक में क्या होता है, संकेतवाचक में यही होता है, क्या होता है संकेतवाचक में, एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर
निर्भर। कैसे? उदाहरण द्वारा देखते हैं, उदाहरण द्वारा देख लेते हैं। जैसे, दिख नहीं रहा है शायद, चलो नहीं दिख रहा है तो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं आप। जैसे हम संकेतवाचक में बता दे रहे हैं, नहीं दिख रहा है, चलो अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, ठीक है, अब दिख रहा है, ठीक है। संकेतवाचक में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। जैसे, जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे, जैसे परिश्रम, परिश्रम करोगे तो, परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे। तो यहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर, परिश्रम करना, सफल होना। तो सफल कब होंगे? जब परिश्रम करेंगे। तो एक काम करेंगे तब दूसरा हो जाएगा। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। तो ए हो गया। अब सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसको मिटा रहे हैं अब, उसको देखते हैं और आपका वाक्य खत्म हो जा रहा है। अगर जिसको न समझ में आए तो कमेंट करेंगे, जहां न समझ में आए तुरंत कमेंट करना, हम आपको बताएंगे तुरंत।